एक अफ्रीकन होता है काला हबशी, कमरे के अंदर जाता है और जाने के बाद में जो वहां पर महिला थी कमरे के अंदर, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। वो जो महिला होती है वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती है और उसके पैर पड़ने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जो अफ्रीकन काला हबशी होता है, उसके दिल में पता नहीं कैसे दया आ जाती और वो बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद में वो वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कौन थी ये महिला और कौन था अफ्रीकन ये काला हबशी, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए औरतों से कुछ भी कराने के लिए राजी हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। मैं कहानी शुरू करूं तो प्लीज एक लाइक कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जो कि लखनऊ, और लखनऊ के अंतर्गत एक जगह पड़ती है गणेशगंज। गणेशगंज में एक परिवार रहता था और परिवार में एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी थी और उसका नाम होता है नरेश, जो कि अब विदेश में काम करने के लिए जाने की घर पे बात करता है। जो कि नरेश जो होता है वो अच्छा खासा पढ़ लिखा होता है और जब घर से जाने की बात करता है कि हम विदेश जाके काम करना चाहते हैं, तो जो उसके घर वाले होते हैं, उसके जो पापा होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा, तेरी उम्र 28 साल तो हो ही गई है, एक काम कर, तू शादी कर ले, उसके बाद चला जा, नहीं तो शादी कब करेगा। जो नरेश होता है, अब वो मान जाता है अपने पिताजी की बात और उसके जो पिताजी होते हैं वो अब नरेश के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने लगते हैं। लड़की ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है, जो कि गोरी होती, सुंदर होती है और जो उसका बदन होता है वो भी गठीला होता है, यानी कि एकदम खूबसूरत वो लड़की होती है। लेकिन वो जो लड़की थी, उसके पिताजी जो थे उसके, वो किसान व्यक्ति थे, खेती पाती करके ही गुजारा करते थे, ज़्यादा पैसे वाले थे नहीं। हालांकि अब जो नरेश के पिताजी गए थे, लड़की देख करके रिश्ता तय कर देते हैं और तय करने के बाद में जब नरेश को उसकी फोटो दिखाते हैं तो नरेश को वो लड़की पसंद आ जाती है और वो लड़की को भी नरेश पसंद आ जाता है। अब आगे बात चलती है, शादी की एक तारीख फिक्स कर दी जाती है। लेकिन कुछ समय बीतता है कि नरेश फोन करता है लड़की के पिताजी के पास में और कहता है कि मुझे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का दहेज चाहिए, जो कि कैश के रूप में चाहिए, तभी मैं शादी करूंगा, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा। तो जो लड़की के पिताजी होते, मैं बता दूं लड़की का नाम अंजलि होता है, जो अंजलि के पिताजी होते हैं वो इतने पैसे वाले नहीं होते हैं कि वो 3 लाख रुपए का दहेज दे सके। इसलिए वो लड़के से कह देते हैं, ठीक है, ये रिश्ता रहन दो, तुम कहीं और शादी कर लेना, मैं अपनी लड़की की शादी कहीं और कर दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दहेज में दे सकूं। जो कि अब नरेश होता है ये बात अपने घर पे बता देता है। जो नरेश के पिताजी होते हैं वो नरेश को काफी समझाते हैं और कहते हैं लड़की अच्छी है, सुंदर है, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार हैं, मैं जाके देख के आया हूँ, तुम शादी कर लो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो पिताजी के कहने पर नरेश जो होता है मान जाता है और एक समय वो आता है जब शादी की डेट आ जाती है और नरेश दूल्हा बन करके अंजलि के घर पहुंच जाता है। अच्छे से सारी रस्मों रिवाज से उन दोनों की शादी होती है। अंजलि नरेश जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो अपनी ससुराल अंजलि आ जाती है। अब इधर रस्मों रिवाजें चल रही होती हैं, सुहागरात मनाई जाती है, समय धीरे धीरे कटने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जिसके मन में लालच भरा हो तो वो कहाँ मानने वाला है। जैसे ही 1-2 महीने बीतते हैं, नरेश जो होता है अंजलि को टॉर्चर करना चालू कर देता है और उससे कहते हैं कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे 2.5 लाख रुपए का दहेज दे। जो कि अंजलि होती है वो अच्छी तरीके से अपने मायके की परिस्थिति जानती है कि वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह अपना गुजारा करते हैं, तो वो 2.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे। अंजलि जो होती है वो अपने पति नरेश से कहती है
कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, ये घर में हर चीज़ की तो सुविधा है, हर चीज़ है, फिर तुम क्यों पैसे की डिमांड कर रहे हो। जो नरेश होता है अब इस बात को लेके अंजलि से बहस भी करता है और कभी कभी मार भी देता है उसको और कहता है तुम अपने पिताजी से कहो कि मुझे पैसे दें। अंजलि जो होती है वो कहती नहीं है क्योंकि वो तो जानती है कि उसके पिताजी इतने अमीर नहीं है जो पैसे दे सकें। समय बीतता रहता है और जो नरेश होता है अब वो विदेश जाने का पूरा प्लान बना लेता है और अपना वीजा पासपोर्ट बनवाता है और पड़ोस का जो देश चीन होता है उसमें वो काम करने के लिए चला जाता है। नरेश जब वहां चीन में चला जाता है और अपनी पत्नी जो अंजलि होती है उसकी उसे यहीं पर लखनऊ में ही छोड़ जाता अपने परिवार के यहाँ पर। अब वहां पर जाके नरेश एक प्राइवेट जॉब करने लगता है, सैलरी भी अच्छी होती है, वहां पर वो अच्छा खासा कमाता है, अपने घर भी बेचता है। समय बीतता रहता और धीरे धीरे लगभग अब 2 साल बीत चुके थे और जो नरेश का 2 साल का वीजा था वो भी पूरा हो गया था। अब 2 साल बाद नरेश घर आने वाला था। अब नरेश घर आ जाता और आने के बाद में अंजलि जो होती है बहुत खुशी खुशी अपने पति नरेश के गले लग जाती है, लेकिन जो नरेश होता है उसका रवैया शायद वही था कि उसके मन में तो सिर्फ लालच भरा हुआ था। वो अंजलि से सीधे मुंह बात भी नहीं करता और उसके बाद में फिर अंजलि से वही बात करता है कि अब 2 साल बीत चुके हैं, अपने पिताजी से तो बोलो हमें पैसे दे दें, कब देंगे, आखिरकार उन्होंने कुछ दहेज दिया नहीं है। अंजलि जो होती है वो एक ही बात कहती है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, अगर उनके पास पैसे होते तो वो पहले ही नहीं दे देते। लेकिन नरेश एक ही जिद लगा के रखता है तो अंजलि फिर कहती है तुम वहां पर इतना अच्छा पैसे कमा रहे हो फिर भी तुम मेरे पिताजी से पैसे मांग रहे हो। इस बात को लेके 1-2 बार बहस हुई, फिर अंजलि के ऊपर पिटाई भी लगा दी नरेश ने। लेकिन समय फिर बीतने लगा, धीरे धीरे नरेश ढंग से बात नहीं करता था और अंजलि जो होती थी वो सोचती थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नरेश के समझ में आ जाएगी और नरेश सुधर जाएंगे, तब मेरा जीवन यहाँ स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। लेकिन नरेश नहीं सुधरने का नाम लेता। लेकिन कुछ ही समय बीतता है, अब नरेश दोबारा से विदेश यानी चीन जाने की सोचता है कि काफी दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब फिर से जाया जाए। नरेश फिर से वीजा पासपोर्ट बनवाता और इस बार वो अपने साथ अंजलि को भी ले जाने की बात करता है और अंजलि से बड़ा प्यार से कहता है चलो जो हुआ सो हुआ, चलो अब तुम मेरे साथ चलो चीन में और वहीं पर हम दोनों साथ रहेंगे। अंजलि को लगने लगा कि शायद मेरा पति नरेश सुधर गया है और वो अब ये बात समझ गया है कि मेरे पिताजी गरीब हैं और इसीलिए इतना प्यार से मुझसे बोल रहा है। अंजलि बड़ा खुश हो जाती है क्योंकि आप सोच के देखिए कि जो जिसका जीवन साथी हो वो ना बोलता हो प्यार से और एक दिन अचानक बहुत प्यार से बोलने लगे तो कितनी खुशी मिलती है। अंजलि भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अपना सारा सामान पैक करती है, जो भी उसका सामान था ज़रूरत का अपने साथ ले जाती है और रख लेती है। अब नरेश अंजलि का भी पासपोर्ट वीजा बनवा देता है और अपने साथ चीन ले जाता है। चीन ले जाने के बाद में अब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। साथ में रहते रहते अचानक नरेश एक दिन अंजलि को गंदी वीडियो दिखाता है अपने फोन में और दिखाने के बाद में अंजलि से पूछता है क्या तुम्हें अच्छा लगा। अंजलि जो होती है वो कहती है इसमें तो गंदी चीज है, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। नरेश जो होता है उस दिन तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा दूसरे दिन एक वीडियो दिखाता है, प्ले करता अपने फ़ोन में और उसके बाद में उससे कहता जरा इसे ध्यान से देखो और क्या तुम यही काम करोगी। जो अंजलि होती है उसके समझ में नहीं आता है, वो कहती कि मतलब क्या है तुम्हारा ऐसे काम को लेकर। नरेश कहता है कि मैं अपने दोस्तों को लाया करूंगा और तुम उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करना। लेकिन जो अंजलि होती है इस बात पे राजी नहीं होती है, वो चिल्लाने लगती है नरेश से, कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसे कैसे किसी के साथ में संबंध बना सकती हूँ और तुम कैसे बनवा सकते हो। नरेश उस दिन तो कुछ नहीं कहता है, फिर अगले दिन वही वीडियो से दिखाता है और उसके बाद में अंजलि से कहता है कि तुमको ये सब करना ही पड़ेगा। नरेश जो होता है बड़ा चालाकी से अंजलि के हाथ से जो वीजा और पासपोर्ट उसने रखे थे वो ले लेता है, पैसे ले लेता है कि जिससे अंजलि इंडिया वापस ना जा पाए।
उसके बाद में जो कि अंजलि होती है, अब वो ये सब करना नहीं चाहती है और जो नरेश होता है वो सीधे तौर पे कहें तो शारीरिक धंधा एक तरीके से करवाना चाहता था अंजलि से और उससे पैसे कमाने जाते, यानी कि उसके मन में लालच भरा हुआ था। अब अगले दिन नरेश अपने साथ में एक व्यक्ति को लाता है जो कि नरेश अंजलि से कहता है कि ये मेरा दोस्त है जो कि अफ्रीकन है, इसे तुम्हें खुश करना है। जो कि अफ्रीकन होता है वो अंजलि की खूबसूरती देख करके पागल हो जाता है, यानी कि वो इतना खुश हो जाता है कि वो मन ही मन में सोचता है आज तो शायद सच में परी मिल गई। और जो अंजलि होती है उस काले सांड को देख करके डर जाती है। अंजलि को इशारा करता है नरेश की चाय ले आओ, अंजलि चाय लेके जाती है और उसके बाद में अंजलि आंखों ही आंखों में मना करती है नरेश से कि मैं ये सब नहीं करूंगी और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद में नरेश पीछे से जाता है, अंजलि से बात करता है। अंजलि कहती इसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मुझे तो इसकी शक्ल देख के ही डर लगता था। नरेश जो होता है अब अंजलि को मारता है, पीटता है और कहता है कि तुझे ये सब करना पड़ेगा, मैं उसको भेज रहा हूँ। अब इधर नरेश अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है जाओ अंदर, जो इच्छा है वो तुम कर लो। अब वो जो काला हबशी होता अफ्रीकन दोस्त होता है नरेश का, वो अंदर जाता है। अब अंजलि के पास पहुंचता है और अंजलि का बदन देख करके उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और जैसे ही पास जाता है अंजलि के जैसे शरीर पे हाथ रखता है, अंजलि कांपने लगती है, रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती है और उसके पैर पड़ जाती है और कहती है कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। जो उसका दोस्त था वो उसके दिल में दया आ जाती है और दया आने के बाद में पूरी रात वहीं बना रहता, लेकिन अंजलि के साथ कुछ भी नहीं करता है और सुबह होते ही वो वहां से चला जाता है। जैसे ही जाने के बाद में नरेश को ये पता चलता है कि अंजलि के साथ उसने कुछ नहीं किया, अंजलि ने मना कर दिया। नरेश अंजलि को मारता है, पीटता है, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और अंजलि से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि तुझे ना चाहते हुए ये सब करना पड़ेगा, अब तू इंडिया भी नहीं जा सकती है। हालांकि अंजलि बार बार कहती है कि मुझे इंडिया भेज दो, लखनऊ भेज दो, लेकिन वो जो होता है नरेश वो मना कर देता, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे यही सब रहकर करना पड़ेगा। अब जो अंजलि होती है वो हिम्मत से काम लेती है और भारतीय दूतावास में फोन करके बात करती है और बात करने के बाद में सारी कहानी बता देती है कि किस तरह मेरा पति नरेश मुझसे यहाँ पर धंधा करवाने की सोच रहा है और मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ। जो भारतीय दूतावास के अधिकारी होते हैं वो अंजलि की हेल्प करते, मदद करते और उसको वहां से ला करके लखनऊ में छोड़ देते हैं और लखनऊ में लाने के बाद में जब छोड़ देते हैं तो अंजलि तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति नरेश के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती है। लिखवाने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं अब नरेश को भी बुलाते हैं और फिलहाल अभी उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है, क्या किसी गरीब परिवार की लड़की की क्या कोई इज्जत नहीं होती है? जो कि नरेश इतना पैसा कमाने के बावजूद भी इतना लालची हो गया कि उसे अपनी पत्नी नहीं दिखाई दी और दूसरों के सामने वो परोसना चाहता था। हालांकि अंजलि ने हिम्मत से काम ली तो वो बच गई, लेकिन हर लड़की जो इस तरह फंस जाती शायद वो नहीं बच पाती। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें। और दोस्तों आप अपना नाम भी लिखें, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखें, जिससे हम आपका कमेंट अगली वीडियो में शामिल कर सकें। तो दोस्तों कहानी के बारे में क्या राय है जरूर अपना उत्तर दें। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।